हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और ओबीजी नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ एडेक्वेट वेंटिलेशन ड्यूरिंग सीपीआर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मोस्ट रिलायबल और एडेक्वेट वेंटिलेशन ड्यूरिंग सीपीआर। जब भी हम लोग किसी पेशेंट को सीपीआर करते हैं तो किस तरीके से हम लोग पता लगाएंगे कि उस पेशेंट में सीपीआर इफेक्टिवनेस है, वेंटिलेशन इफेक्टिवनेस हो रहा है। ऑप्शन ए है चेस्ट राइज, ऑप्शन बी है SpO2, ऑप्शन सी है ET CO2 मॉनिटरिंग और लास्ट ऑप्शन है हार्ट रेट। सीपीआर में हम लोग जब भी वेंटिलेशन देते हैं तो उसका बेस्ट हम लोग बात करेंगे कि क्या चीज़ होता है जो कि जिससे हम लोग पता करेंगे कि पेशेंट को वेंटिलेशन हो रहा है अच्छे तरीके से या फिर नहीं। तो होता है ET CO2, इंडोट्रैकियल ट्यूब। जब हम लोग इंसर्ट करते हैं तो उसमें मॉनिटरिंग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को, और इससे पता चल जाएगा नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल के हम लोग बात करेंगे तो 35 से 45 होता है। इससे पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, उससे बॉडी में पता चल जाएगा कि अच्छे तरीक़ा से वेंटिलेशन पेशेंट को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ET CO2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि फर्स्ट एक्शन व्हेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज सस्पेक्टेड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी भी पेशेंट को हम लोग कर रहे हैं और रिएक्शन हो गया, उसका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। तो फर्स्ट एक्शन क्या है, क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले स्टॉप करते हैं, याद रखिएगा। पहले हम लोग स्टॉप करते हैं, उसके बाद NA स्लेप फ्लश करेंगे, उसके बाद वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करते हैं। याद रखिएगा ये स्टेप है, या फिर इसको हम लोग सीक्वेंस बोल सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जब भी किसी भी पेशेंट में होता है तो ये सीक्वेंस हम लोग फॉलो करते हैं। पहले स्टॉप करेंगे, उसके बाद NA स्लेप फ्लश करते हैं, उसके बाद हम लोग पेशेंट के वाइटल मॉनिटर्स करते हैं, देन हम लोग डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करते हैं। तो ये सीक्वेंस हो गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज लेते हैं। प्रिजर्वेटिव, तो प्रिजर्वेटिव में पूछा जाता है कि हर एक प्रिजर्वेटिव का लाइफ स्पैन कितना होता है। जैसे एक होता है CPD, एक होता है CPDA और एक होता है सेगम, SAGM सेगम। CPD में होता है सिट्रेट, फॉस्फेट और डेक्सट्रोज जो कि 21 डेज के लिए होता है। CPDA में होता है सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज और A से एडिनिन जो कि 35 डेज के लिए होता है। सेगम 42 डेज के लिए होता है। सेगम का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। सेलाइन होता है, एडेनिन, ग्लूकोज और मैनिटॉल होता है जो कि बेस्ट होता है 42 डेज के लिए होता है। ये प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि ब्लड को मैक्सिमम दिन तक उसके बोल सकते हैं कि क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। इसको याद रखेगा। 18 गेज कैनुला यूज में लेते हैं। 18 गॉजिंग क्यों लेते हैं? 2022 ये क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जो भी इसका हम लोग बात करेंगे कि नीडल का चेम्बर है वो नैरो है, और नैरो से जब भी ब्लड पास आउट होगा तो वहाँ पर हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा, जिसके वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 4 घंटे बाद आफ्टर 4 आवर्स हम लोग क्या चेक करते हैं, ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं। तो 1% 1 यूनिट देंगे तो 1% हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज होगा और 3% हीमेटोक्रिट लेवल इंक्रीज होता है। जिस भी पेशेंट में हम लोग 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, 1 यूनिट में 250 से 350 ml ब्लड रहता है। तो 1 यूनिट हम लोग किसी भी पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे और 4 घंटा बाद उस पेशेंट का हम लोग सैंपल लेंगे और चेक करेंगे हीमोग्लोबिन लेवल। तो 1% बढ़ा हुआ देखने मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो इफेक्टिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ है। उसके साथ साथ 3% हीमेटोक्रिट का लेवल भी बड़ा होना चाहिए। यदि नहीं बढ़ता है तो हम लोग जानेंगे कि इफेक्टिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ है। उसका कारण बहुत सारा हो सकता है कि हीमोलाइसिस की वजह से भी हो सकता है। इसलिए 18 गेज का कैनुला यूज में लिया जाता है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि नॉर्मल CBP, सेंट्रल वेनस
प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, सेंट्रल वेनस प्रेशर का वैल्यू ये बताना है। H2O में तो होता है 3 से 8 सेंटीमीटर H2O, इसको भी आप लोग याद रखिए। सेंट्रल वेनस प्रेशर हम लोग मेजर क्यों करते हैं, तो फ्लूइड वॉल्यूम पता करने के लिए। यदि बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो सेंट्रल वेनस प्रेशर इंक्रीज रहेगा, और बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम रहेगा तो सेंट्रल वेनस प्रेशर डिक्रीज रहेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग बात कर सकते हैं कि बॉडी में हम लोग के फ्लूइड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सेंट्रल वेनस प्रेशर का प्रेशर रहता है। बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और कम रहेगा तो कम रहेगा। इस नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, तो 3 से 8 सेंटीमीटर H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। इक्लेम्सिया हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है, तो दो कंडीशंस प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं। एक होता है प्री इक्लेम्सिया और एक होता है इक्लेम्सिया। प्री में क्या होता है, तो प्री से ही याद रखिएगा, प्रोटीन्यूरिया होगा, राइज्ड होगा BP, और ई का मतलब एडिमा होगा प्री इक्लेम्सिया में, ठीक। और इक्लेम्सिया में ये तीनों के साथ, प्रोटीन्यूरिया के साथ BP बढ़ा हुआ रहेगा, एडिमा के साथ सीजर देखने को मिलेगा, पेशेंट में सीजर देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको इक्लेम्सिया बोलते हैं। और इक्लेम्सिया जिस भी लेडी में, प्रेग्नेंट लेडी में होता है, तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 जिसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है इक्लेम्सिया में। इसको आप लोग याद रखेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि MgSO4 हम लोग देते हैं तो देने का मेथड क्या है, तो दो मेथड होता है। एक होता है पिचार्ड मेथड और एक होता है जसपान। पिचार्ड मेथड होता है जिसमें लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज दोनों IM दिया जाता है, और जसपान एक होता है जसपान में लोडिंग डोज जो है उसको IV देते हैं और मेंटेनेंस डोज IM देते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जसपान मेथड से क्या देते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट IM IV दोनों देते हैं, और पिचार्ड से सिर्फ IM दिया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट देने का ये हम लोग बोल सकते हैं कि तरीका है। मैग्नीशियम सल्फेट जिस भी लेडी को दिया जाता है तो उसका कुछ सिम्टम्स होता है जिसकी वजह से मैग्नीशियम का टॉक्सिसिटी ना हो, तो वो सिम्टम्स याद रख सकते हैं आप लोग बर्फ से। B का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, तो हम लोग जान सकते हैं कि मैग्नीशियम का टॉक्सिसिटी हो रहा है। यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, रेस्पिरेशन डिक्रीज होगा, ठीक। और इस P का मतलब पेटिलार रिफ्लेक्स, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स, DTR जिसको बोलते हैं, ये डिक्रीज होगा। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का फर्स्ट साइन होता है DTR रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स डिक्रीज होता है। नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल होता है 3 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये मैग्नीशियम का नॉर्मल वैल्यू है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मैग्नीशियम का हम लोग बात करें कि एंटीडोट, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि द वैक्सीन गिवन एट बर्थ, कौन सा वैक्सीन है जो कि एट बर्थ पर देते हैं हम लोग, तो 3 वैक्सीन होते हैं जो कि एट बर्थ पर दिया जाता है। सबसे पहले देते हैं हम लोग हेपेटाइटिस बी को, उसके बाद देते हैं हम लोग BCG, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, उसके बाद OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये 3 वैक्सीन है जो कि एट बर्थ पर दिए जाते हैं। इस ऑप्शन में हम लोग का BCG है, तो इसलिए BCG राइट आंसर हो जाएगा। BCG से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लिखना चाहेंगे आप लोग तो लिख लीजिएगा। BCG बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन दिया जाता है इंट्राडर्मल 15 डिग्री पर लेफ्ट अपर आर्म पर दिया जाता है। इसका स्ट्रेन पूछा जाता है कि BCG का स्ट्रेन क्या होता है, तो लिख लेंगे आप लोग दानिश 1331, ये इसका स्ट्रेन है BCG का। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद BCG से पूछा जाता है कि कौन सा सिरिंज हम लोग यूज में लेते हैं, तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज, जिसको ओमेगा सिरिंज भी बोला जाता है। ओमेगा इसका साइज पूछा जाता है, तो 26 गेज का नीडल होता है इसका, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया हम लोग के BCG और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन राइल्स ट्यूब इंसर्शन,
करेक्ट प्लेसमेंट इज कंफर्म्ड बाय। राइल्स ट्यूब जब भी हम लोग किसी भी पेशेंट को इंसर्ट करते हैं तो करेक्ट प्लेसमेंट कैसे पता लगाएंगे कि राइल्स ट्यूब जो है सही जगह पर गया है। तो राइल्स ट्यूब में पहले हम लोग जान लेंगे कि एनजी ट्यूब जिस भी पेशेंट को देते हैं तो पोजीशन हाई फॉलोअर पोजीशन दिया जाता है, हाई फॉलोअर पोजीशन दिया जाता है। करेक्ट पोजीशन बात करें तो इसमें होता है एक्सरे के थ्रू ही पता चलेगा, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कन्फर्मेटिव है। कन्फर्म यहाँ पर पूछा गया है इसलिए हम लोग बोलेंगे कन्फर्मेटिव। यदि कन्फर्म ना पूछ के पूछा जाएगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा, जैसे कि इनिशियल असेसमेंट में हम लोग बोलेंगे कि जल्दी से चेक कैसे करेंगे, तो पीएच जो होता है ना, पीएच उस सिक्रेशन के पीएच टेस्ट करेंगे जिससे पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म में पूछा है, कन्फर्मेटिव ना पूछ के पूछेगा कि अर्ली प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे क्लिनिकल बेस में, तो पीएच टेस्ट करते हैं फ्लूइड का, ये पता करने का राइल्स ट्यूब इंसर्शन का हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की पार्टोग्राफ अलर्ट लाइन इंडिकेट्स। पार्टोग्राफ जो है उसमें अलर्ट लाइन जो है वो क्या शो करता है। तो पार्टोग्राफ में दो चीज होता है, एक होता है अलर्ट लाइन और एक होता है एक्शन लाइन। अलर्ट लाइन और एक होता है एक्शन लाइन। अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन एक दर्शाता है सर्वाइकल डायलेशन को, किसको बताता है, सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है वो बताता है, और एक बताता है टाइम को, किसको बताता है, टाइम को, कि कितना टाइम हो गया। तो अलर्ट लाइन जो है वो बताएगा सर्विक्स के डायलेशन को, और एक्शन लाइन जो है वो बताएगा टाइम को। या जो एक्शन लाइन है वो 4 घंटा से शुरू होता है, इसको याद रखिएगा, और जो अलर्ट लाइन होता है 4 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो जाता है तब शुरू होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अलर्ट लाइन किसको दिखाएगा, तो स्लो सर्वाइकल डायलेशन। यहाँ पर सर्विक्स से रिलेटेड सिर्फ यही है, ये हम लोग बात कर लेंगे। यदि ये क्वेश्चन रहता कि पार्टोग्राफ किस चीज़ को बताता है, तो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल लेबर के प्रोग्रेस को बताता है, लेकिन पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन पूछा है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी कि स्लो सर्विक्स डायलेशन को बताता है, या फिर रैपिड भी हो सकता है। यहाँ पर सर्विक्स से रिलेटेड रहेगा तो उसको हम लोग अलर्ट लाइन बोलते हैं, और एक्शन लाइन जो होगा वो होगा टाइम से रिलेटेड। पार्टोग्राफ जब भी हम लोग मेजर करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं, याद रखेंगे आप लोग ICMR से। आई का मतलब हम लोग देखते हैं कि जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है वो इंटेक्ट है कि नहीं, इंटेक्ट है कि नहीं। सी का मतलब देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है या फिर कैसा है। एम का मतलब फ्लूइड में मिकोनियम स्टेंड है या फिर नहीं, यदि मिकोनियम होगा तो एम लिखेंगे। और आर का मतलब होता है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, देखते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखा जाता है। तो ये हम लोग का किस चीज़ का है, तो बात करेंगे कि पार्टोग्राफ जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें ये चीज़ असेसमेंट करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंटेक्ट है तो आई लिख देंगे, क्लियर रहेगा तो सी लिखेंगे, मिकोनियम स्टेंड उसमें रहेगा तो एम लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा तो आर लिखेंगे, नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। ये हो गया पार्टोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेज पीक टी वेव। पीक टी वेव का मतलब कि टॉल भी बोल सकते हम लोग कि टॉल टी वेव। तो टॉल टी वेव देखने को मिलता है हाइपरकेलेमिया में, हाइपरकेलेमिया वाले कंडीशंस में देखने को मिलता है टॉल टी वेव। और हाइपोकेलेमिया में क्या देखने को मिलेगा, तो यू वेव प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसको पहले याद रखिएगा आप लोग कि यू वेव क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइड हो जाएगा हाइपोकेलेमिया में। और हाइपोकेल्सीमिया में एसटी और क्यूटी इंटरवल जो है ये क्या हो जाता है, तो वाइड हो जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में ईसीजी क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइपरकेलेमिया यदि पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो जाता है तो पीक टी वेव देखने को मिलता है। प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट देना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि प्रिवेंट करेगा कार्डियक डिसरिथमिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन पीरियड फॉर थ्रोम्बोलाइसिस इन एमआई। थ्रोम्बोलाइसिस का मतलब कि जो भी थ्रोम्बस बना है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में, एमआई का मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन,
तो उस थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करने वाले मेडिसिन को थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन बोलते हैं। एग्जाम्पल में होता है टीपीए। टीपीए का मतलब होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब इसमें बहुत सारे मेडिकेशंस आते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज आता है, यूरोकाइनेज आता है, रेटिपिलेज, टेलिपिलेज और एलिपिलेज। 5 मेडिकेशंस है जो कि टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या फिर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट बोलते हैं। वो मेडिसिन जो कि 4 से 6 घंटे के बीच में दिया जाएगा तो बेस्ट गोल्डन पीरियड ये होता है, उसको डिजॉल्व कर देगा, थ्रोम्बस को कट कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। टाइमिंग याद रखिएगा 4 से 6 घंटा, थ्रोम्बस बनने के 4 से 6 घंटा में दिया जाता है। जब भी टीपीए देते हैं पेशेंट को तो उस पेशेंट का बीपी चेक किया जाता है। बीपी और बात करें हम लोग की ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग, ये जो भी है इसको बीटी सीटी जिसको बोलते हैं ये चेक किया जाता है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये रिस्क पहले तो बीपी कम कर देगा और रिस्क रहेगा उस पेशेंट को ब्लीडिंग होने का, तो इसलिए ये चीज़ चेक किया जाता है। टीपीए का एंटीडोट होता है एमाइनो कार्पोरिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, लिख लीजिएगा एमाइनो कार्पोरिक एसिड। कार्पोरिक एसिड, एमाइनो कार्पोरिक एसिड टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का एंटीडोट है। या फिर आप लोग से टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ना पूछ देगा कि स्ट्रेप्टोकाइनेज का एंटीडोट क्या है, तो वही हम लोग बोलेंगे एमाइनो कार्पोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है नियर मिस इवेंट का मतलब क्या है। नियर मिस इवेंट, ऑप्शन ए है मेडिकेशन एरर रिस्क पेशेंट, ऑप्शन बी है एरर इंटरसेप्टेड बिफोर हार्म्स, ऑप्शन सी है सेंटिनल इवेंट्स और लास्ट ऑप्शन है एडीआर। नियर मिस इवेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी गलती करने जा रहे थे लेकिन गलती पेशेंट तक पहुंचा नहीं, हुआ नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं नियर मिस इवेंट। तो इस ऑप्शन में बोल रहा है एरर इंटरसेप्टेड बिफोर हार्म होने से पहले ही क्या हो गया, पता चल गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे नियर मिस इवेंट। मतलब गलती करने जा रहे थे लेकिन हम लोग को गलती करने से पहले ही पता चल गया, उसको बोलते हैं नियर मिस इवेंट। और सेंटिनल इवेंट्स का मतलब होता है कि हम लोग गलती कर दिए और उस गलती की वजह से पेशेंट को कोई भी हार्म हो गया, कोई भी डिसेबिलिटी उस पेशेंट में देखने को मिल गया, किसी भी तरह के पेशेंट को इंजरी हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटिनल्स इवेंट्स। इसको आप लोग याद रखिएगा, नियर मिस इवेंट्स और सेंटिनल्स इवेंट्स। एडीआर का मतलब होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जिस भी पेशेंट में आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो फर्स्ट साइन क्या होता है। आईसीपी नॉर्मल कितना होता है तो 5 से 15 mm/Hg में होता है। नॉर्मल आईसीपी 5 से 15 होता है mm/Hg में, इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग बात करेंगे कि जब भी आईसीपी बढ़ता है तो फर्स्ट साइन होता है कि उस पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड हो जाएगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है चेंजेज इन एलओसी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो जाता है, ये फर्स्ट साइन है। और जिस भी पेशेंट में इंक्रीज होता है आईसीपी उसमें देखने को मिलता है कुशिंग ट्रायड। क्या देखने को मिलेगा, कुशिंग ट्रायड। और कुशिंग ट्रायड में क्या क्या होता है ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। कुशिंग ट्रायड में होता है कि हम लोग बात करेंगे कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उसके साथ ब्रेडिकार्डिया होगा और इरेगुलर रेस्पिरेशन होगा। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा और इरेगुलर रेस्पिरेशन होगा, जो कि हम लोग कुशिंग ट्रायड के अंदर इंक्लूड करते हैं। किसमें कुशिंग ट्रायड देखने को मिलता है तो जिस पेशेंट में आईसीपी इंक्रीज होगा उस पेशेंट में देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल बताना है। प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल क्या है। ऑप्शन ए है स्क्रीनिंग, ऑप्शन बी है रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन सी है इम्यूनाइजेशन और लास्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट। प्राइमरी प्रिवेंशन, ये हम लोग बात करेंगे कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। 4 होते हैं, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कहीं कहीं पर क्वाड्रिपल भी दिया रहता है लेकिन हम लोग क्वाड्रिपल को नहीं पढ़ेंगे, 4 ही पढ़ेंगे। प्राइमोडियल में क्या होता है कि रिस्क फैक्टर और डिजीज दोनों एब्सेंट रहते हैं।
दोनों क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल। प्राइमरी में क्या होता है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और डिजीज अब्सेंट है। जैसे हम लोग बात करें कि किसी भी पर्सन को बोल रहे हैं कि वो उसको हेमलेट लगाकर बाइक चलाना चाहिए, अभी तो उसको डिजीज नहीं हुआ है लेकिन रिस्क फैक्टर है कि हेमलेट नहीं लगाएगा और कहीं पर भी वो गिरेगा तो उसका हेड इंजरी होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और डिजीज अभी अब्सेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी में क्या होता है कि डिजीज आ जाता है और उस डिजीज के लिए हम लोग कोई भी डायग्नोसिस करते हैं या फिर ट्रीटमेंट करते हैं तो वो होता है सेकेंडरी। और टर्शियरी में आता है कि डिजीज की वजह से उस पेशेंट में, उस पर्सन में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल गया है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन ये जो दोनों हैं ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। स्क्रीनिंग सेकेंडरी में आता है, रिहेबिलिटेशन टर्शियरी में आता है, ट्रीटमेंट भी सेकेंडरी में आता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जिस भी पेशेंट में होता है तो उसका फर्स्ट साइन क्या होता है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन लेवल टिश्यू में कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल टिश्यू में, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। फर्स्ट साइन होता है पेशेंट में रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रेन तक भी नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट का मेंटल से बोल सकते हैं हम लोग कि जो रहेगा वो रेस्टलेसनेस रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।